हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और साथियों, अभी आपका DRDO सेप्टेम 10 टेक्नीशियन ए का जो एग्ज़ाम बाकी है, यानी कि 7 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम यहाँ पे आपका कैंसिल हुआ था, उसका एग्ज़ाम साथियों यहाँ पे 22 तारीख को होना शेड्यूल है, यानी कि 22 जनवरी को होना तय है। तो साथियों, इनके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो भी स्टूडेंट UPPCL TG2 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, सभी लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और हो सके तो इन क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये साथियों ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें डायरेक्टली ये एक एक क्वेश्चन आपका पूछने वाला है। मैं यहाँ आपको पहले भी कहता आया हूँ कि जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेके आता हूँ। तो साथियों, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाला है। तो सभी लोग इन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है। साथियों, 100% गारंटी ले रहा हूँ मैं 100% गारंटी लेता हूँ, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको 22 तारीख को जो आपका एग्जाम होने वाला है और UPPCL TG2 के एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको देखने मिलने वाले हैं। अगर जो इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं करेगा या इन क्वेश्चन को अच्छे से समझेगा नहीं, तो समझ लीजिए उसके नंबर कहीं ना कहीं यहाँ बाकी लोगों से कम रहेंगे। जो भी स्टूडेंट इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेगा और बार बार इन क्वेश्चन का रिवीजन करेगा, तो उसके नंबर यहाँ पे बाकी लोगों से इंक्रीज रहने वाले हैं। क्योंकि साथियों, जितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से, उतने यहाँ साथियों आपके नंबर इंक्रीज होंगे। तो साथियों, भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपने अभी देख लिया है, बाकी लोगों के यहाँ पे एग्जाम हो चुके हैं, आपने अभी देख लिया है। तो साथियों, इस भीड़ को अगर आपको पीछे करना है तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो वही आपको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। अगर साथियों आप नेक्स्ट वीडियो उन एग्जाम्स की चाहते हैं जो 6 तारीख से 11 तारीख के बीच में एग्जाम हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अगर एग्जाम हुए हैं, उनकी वीडियो अगर आप चाहते हैं, एक प्रॉपर वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को मैं कवर करूं आपके लिए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। तो मैं आपके लिए वो 6 तारीख से जो 11 तारीख के बीच में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, तो वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए एक पूरी कंप्लीट वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं साथियों आपके लिए टेक्निकल से रिलेटेड और GK GS से रिलेटेड या कोई भी न्यू वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल डैश द अर्थ सॉइल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो हम अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग में जो मिट्टी होती है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, अर्थिंग की जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में अगर नमी होगी तो वो नमी क्या करेगी? अर्थ के रेजिस्टेंस को बढ़ा देगी या घटा देगी, या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साथियों, अगर अर्थ रेजिस्टेंस में नमी होती है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आपने देखा ही होगा कि अर्थिंग में हम नमी को रखने के लिए, यानी कि नमी को बनाए रखने के लिए उसमें चारकोल वगैरह डालते हैं, पानी वगैरह डालते हैं, नमक का। तो साथियों, इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही कह रहा है कि अगर मिट्टी में नमी होगी तो अर्थ का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा, या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द प्लेट अर्थिंग GI द साइज ऑफ प्लेट शुड नॉट लेस देन। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोला है प्लेट अर्थिंग। दोस्तों, प्लेट अर्थिंग का नाम आप सभी ने सुना होगा। दोस्तों, प्लेट अर्थिंग में जो GI की प्लेट होती है, यानी कि गैल्वनाइज्ड आयरन की जो प्लेट होती है, उसका साइज इनमें से कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों, आप इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ देख सकते हैं, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6.35 mm। साथियों, इससे कम यहाँ पे इसका साइज नहीं होना चाहिए। प्लेट अर्थिंग में प्लेट का साइज इससे कम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है, JEE लेवल तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है।
साथियों अब मैंने आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम लगाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेट अर्थिंग का ये डायग्राम है। अब इस प्लेट अर्थिंग में यहाँ पे ये प्लेट लगी होती है, ठीक है। अब इसमें ये पाइप्स वगैरह होते हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, पूरा डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं। इस प्लेट के चारों ओर हम यहाँ पे कोल डालते हैं और साथियों साल्ट डालते हैं यहाँ पे। आप अच्छी तरीके से इस फिगर को यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि साथियों मैक्सिमम बार कभी कभी होता क्या है ना, क्वेश्चन में इस तरीके से ही पूछ देता है, इसका डायग्राम आपको दिखा देगा और पूछ लेगा ये किस टाइप की अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग है कि पाइप अर्थिंग है। तो बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इसके इमेज को भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है द ग्राउंडिंग टू एनी डिवाइस विल प्रोवाइड, यानी कि किसी भी उपकरण के लिए ग्राउंडिंग प्रदान करेगा। जब हम किसी भी उपकरण में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उसको अर्थिंग से प्रोवाइड करा देते हैं, यानी कि ग्राउंड से उसको कनेक्ट कर देते हैं, तब वह क्या प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बोल रहा है द लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ पॉसिबल टू द ग्राउंड। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी उपकरण को हम अगर ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो साथियों वो लो रेजिस्टेंस का पाथ प्रोवाइड कराता है, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है और जो भी हैवी करंट या लीकेज करंट उसमें फ्लो होती है वो डायरेक्टली उस वायर के थ्रू अर्थ में चली जाती है। अगर साथियों उसका हाई रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पे वो करंट ग्राउंड में फ्लो नहीं होगी। तो ग्राउंड में तभी फ्लो होगी जब उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे लो होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज यूज्ड फॉर अर्थिंग लीड शुड नॉट बी थिनर देन, यानी कि अर्थिंग लीड के लिए इस्तेमाल होने वाला स्टैंडर्ड वायर गेज किससे पतला नहीं होना चाहिए, यानी कि इन सब में से किससे पतला नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा 8SWG वायर, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। मैक्सिमम बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि SWG की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल डाटा बेस क्वेश्चन है। डाटा बेस क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद ही करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा। कुछ भी आप अच्छे तरीके से समझ लो या रट लो या कैसे भी कर लो, ये बस इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लो जब तक आपका एग्जाम होता है। अगर एक बार आपका एग्जाम यहाँ पे निकल गया तो समझ लो आपकी लाइफ सेटल हो गई। अगर साथियों आप अच्छे तरीके से इनको नहीं पढ़ेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, रटेंगे भी नहीं ना, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर यहाँ पे बाकी लोगों से कम रहने वाले हैं। क्योंकि पढ़ने वाला तो साथियों एक से एक पढ़ा है, बाकी लोगों को आप तभी पीछे कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है विच कलर इज रिकमेंडेड फॉर अर्थ कनेक्शन, यानी कि अर्थ कनेक्शन के लिए किस रंग की सिफारिश की जाती है। साथियों जो अर्थ वायर होता है वो किस कलर का होता है, आपको सिंपल ये बताना है कि अर्थ वायर किस कलर का होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी को देख सकते हैं ग्रीन, यानी कि अर्थ वायर जो होता है वो यहाँ पे ग्रीन कलर का होता है। और जो ब्लैक वायर होता है वो न्यूट्रल होता है। ब्लैक वायर न्यूट्रल होता है और अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है। क्वेश्चन भी ये बार बार पूछता है एग्जाम में। और बाकी के जो बचे आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर और ब्लू कलर, ये तो लाइव वायर होते हैं, यानी कि आपने पढ़ा होगा RYB यानी कि रेड और साथियों येलो और ब्लू, ये यहाँ पे हमारे लाइव कंडक्टर होते हैं, यानी कि फेस कंडक्टर होते हैं। और जो ब्लैक कलर होता है वो यहाँ पे न्यूट्रल होता है और ग्रीन वाला जो कलर होता है वो यहाँ पे अर्थिंग, यानी कि जो ग्रीन कलर का होता है वायर वो यहाँ पे अर्थिंग को प्रदर्शित करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए एक इमेज दिखाया है। अब आप इमेज को देख के आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए ये ब्लैक वायर है तो ये न्यूट्रल वायर होता है, जो ग्रीन कलर का वायर है वो यहाँ पे अर्थ वायर होता है, और जो रेड वायर होता है वो तो लाइव वायर यानी कि फेस वायर यहाँ पे होता है। आप अच्छी तरीके से इस फिगर को देख के समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई लेवल तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है, चाहे वो यूपीपीसीएल का एग्जाम हो, चाहे वो एनपीसीआईएल का, चाहे वो साथियों डीआईडीओ टेक्नीशियन ए का। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता है। हर एग्जाम किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछेगा साथियों। अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द साइज ऑफ अर्थ वायर डिटरमाइन बाई, यानी कि जो अर्थ वायर होता है ना, अर्थ का वायर होता है, जो भूतार होता है, उसका साइज किससे हम डिटरमाइन करते हैं या किससे हम निर्धारित करते हैं, उसका करते हैं एम्पियर कैपेसिटी ऑफ द सर्विस वायर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पे देख सकते हैं विच टाइप ऑफ वायरिंग गिव्स मोर मैकेनिकल एंड फायर प्रोटेक्शन,
किस प्रकार की वायरिंग अधिक यांत्रिक और साथियों अग्नि सुरक्षा यहाँ पे प्रदान करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, कंड्यूट वायरिंग। जो कंड्यूट वायरिंग होती है, जो कंड्यूट वायरिंग होती है ना, उसकी साथ ही यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होती है और वह आग से हमें सुरक्षा भी प्रदान कराती है, क्योंकि साथियों वो एक कंड्यूट पाइप के अंदर हमारी वायरिंग की जाती है, तो इसलिए उसमें आग लगने का डर भी बहुत कम होता है और वो मैकेनिकली स्ट्रांग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कह रहा है, 8 कह रहा है टू मेक एक्सटेंशन इन द अर्थ कंडक्टर द मोस्ट सुटेबल जॉइंट इज, यानी कि भूचालक में विस्तार करने के लिए सबसे उपयुक्त जोड़ कौन सा है। यानी कि अर्थ वायर जो होता है, जो अर्थ कंडक्टर होता है, अगर उसको हम बढ़ाते हैं, उसका विस्तार करते हैं उस कंडक्टर का हम, ठीक है, तो उसमें हम कौन सा जोड़ लगाएंगे। यानी कि हमारा वायर मान लीजिए यहाँ तक था, अगर हमें यहाँ तक चाहिए, उसको थोड़ा आगे तक चाहिए, तो उन दो वायर के बीच में हम इनमें से कौन सा जॉइंट लगाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं बी को, ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं मैरिड जॉइंट। दोस्तों मैरिड जॉइंट हम यहाँ पे उसको लगाते हैं, जब दो अर्थ कंडक्टर को आपस में जोड़ना होता है तब यहाँ पे मैरिड जॉइंट लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आप बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान मत होइए, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। पीडीएफ से आप जब आपका एग्जाम होगा तो आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ना यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों इलेक्ट्रिकल गोपाल को आप अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन CTS वायरिंग सिस्टम द CTS स्टैंड फॉर, यानी कि CTS वायरिंग सिस्टम में CTS का अर्थ क्या होता है। सिंपल सा यहाँ पे आपको CTS वायरिंग सिस्टम में ना CTS की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि CTS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप देख सकते हैं केबल टायर सीथेड, केबल टायर सीथेड, केबल टायर और सीथेड, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ पे देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू फिक्स द स्क्रू ऑन कंक्रीट वॉल एंड सीलिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंक्रीट की दीवार और छत पर पेच लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। वो किया जाता है यहाँ पे रॉल प्लग को, रॉल प्लग को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन साथियों, ये क्वेश्चन साथियों आपका इंटरव्यू में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। और यहाँ पे जो स्किल टेस्ट होता है, जो स्किल टेस्ट होता है ना, स्किल टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ पे देख रहे होंगे विच पार्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज मेड अप बाई कॉपर टंगस्टन एलॉय, यानी कि सर्किट ब्रेकर का कौन सा भाग कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु से बना होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है आर्किंग कॉन्टैक्ट, यानी कि सर्किट ब्रेकर के जो आर्किंग कॉन्टैक्ट होते हैं ना, जो आर्किंग कॉन्टैक्ट होते हैं वो यहाँ पे कॉपर टंगस्टन एलॉय के मिलके बने होते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है द वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड, यानी कि आर्क विलोपन के क्षण में टूटने वाले संपर्क में दिखाई देने वाले वोल्टेज को क्या कहा जाता है। उसको यहाँ पे कहते हैं साथियों रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। यानी कि जब आर्क विलोपन होती है सर्किट ब्रेकर में, यानी कि आर्क विलोपन के समय में जो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट में जो वोल्टेज अप्लाई की जाती है उसको यहाँ पे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्रोटेक्शन डिवाइस दैट कैन मेक और ब्रेक द सर्किट आइदर मैनुअली थ्रू रिमोट कंट्रोल अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम सुरक्षा उपकरण है जो सामान्य परिचालन स्थिति के तहत सर्किट ब्रेकर को मैनुअली रूप से या रिमोट कंट्रोल रूप से, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअली भी और रिमोट कंट्रोल भी के माध्यम से तोड़ या बना सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पे सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, किसी भी सर्किट को रिमोट के कंट्रोल द्वारा या साथियों मैनुअली भी उसको साथियों सर्किट को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है और उसको मेक कर सकता है, यानी कि बना भी सकता है, उसको तोड़ भी सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ पे देख सकते हैं द SF6 सर्किट ब्रेकर आर प्रीफर्ड फॉर सब स्टेशन विद, यानी कि SF6 सर्किट ब्रेकर जो होते हैं
वो कितने केवी वोल्टेज तक यूज़ कर सकते हैं। ये हाई वोल्टेज लाइन में ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं 220 केवी। 220 केवी लाइन में हम SF6 सर्किट ब्रेकर को यूज़ करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ पे देख रहे होंगे, विच इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में कौन सी सबसे गंभीर समस्या होती है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, पुअर आर्क क्वेंचिंग, नहीं। लो थर्मल स्टेबिलिटी, ये भी नहीं होता। करंट चॉपिंग फिनोमिना, साथियों करंट चॉपिंग फिनोमिना जो होता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट चॉपिंग फिनोमिना से क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जो एक सबसे गंभीर समस्या होती है ना, वो करंट चॉपिंग की होती है। और ये करंट चॉपिंग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में होता है। एक एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, उसमें भी यहाँ पे करंट चॉपिंग देखने को मिलती है। ये साथियों एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो होता है, ये ज़्यादातर रेलवे में हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, द लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड फ्रॉम ए ल्यूमिनस बॉडी इज नाउन एज, यानी कि एक चमकदार पिंड से प्रति सेकंड विकीर्ण होने वाली प्रकाश ऊर्जा क्या कहलाती है। अब आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, लुमिनस फ्लक्स। उसको यहाँ पे साथियों लुमिनस फ्लक्स कहते हैं, यानी कि एक लुमिनस बॉडी से प्रति सेकंड लाइट ऊर्जा यहाँ से निकलती है। लाइट ऊर्जा निकलती है, उसको यहाँ पे लुमिनस फ्लक्स कहा जाता है। लुमिनस फ्लक्स यहाँ पे उसको कहते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि लुमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। साथियों इसकी यूनिट होती है ल्यूमेन। उसकी यूनिट होती है ल्यूमेन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इस टर्म एज, यानी कि 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर वो क्या होता है। वो यहाँ पे होता है साथियों 1 लक्स। 1 लक्स यानी कि एक लक्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हुआ। एक लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। ये दोस्तों डाटाबेस क्वेश्चन है और डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछता है। ये डाटाबेस क्वेश्चन बस आपको याद रखने होते हैं, ज़्यादा इनमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इनको कोई सॉल्व नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बस आपको अच्छे तरीके से इनको याद रखना है। और ये याद तभी होंगे जब आप डेली इनका रिविजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आर्क वेल्डिंग का एक टाइप है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग इसका टाइप नहीं है, एसिटिलीन वेल्डिंग भी इसका टाइप नहीं है, और अल्ट्रासोनिक भी एक अलग चीज़ है। तो साथियों जो टिग वेल्डिंग होता है, यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये एक आर्क वेल्डिंग का ही रूप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें साथियों टंगस्टन की इलेक्ट्रोड होती हैं और ये इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल नहीं होती। ठीक है, और दूसरा होता है मिग वेल्डिंग। इसको बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें जो इलेक्ट्रोड होती हैं वो मेटल की बनी हुई होती हैं, और जो मेटल की इलेक्ट्रोड होती हैं वो यहाँ पे कंज्यूमेबल होती हैं। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, यानी कि टंगस्टन की इलेक्ट्रोड जो होती हैं वो कंज्यूम नहीं होती, और जो मेटल की इलेक्ट्रोड होती है वो यहाँ पे कंज्यूम हो जाती हैं। अब आप देखिए कि अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 19 कितना इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट है ना, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग, यानी कि इनमें से कौन सा फ्यूजन वेल्डिंग है। उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन आर्क वेल्डिंग। जो दोस्तों कार्बन आर्क वेल्डिंग होता है वो एक फ्यूजन वेल्डिंग यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, ग्रे आयरन इज यूजुअली वेल्ड बाई, यानी कि जो ग्रे आयरन होती है वो यहाँ पे किस वेल्डिंग से वेल्ड की जाती है। साथियों ये क्वेश्चन जितना आपको छोटा यहाँ पे लग रहा है ना, ये इतना ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि साथियों ये पावर ग्रिड से एग्जाम से लेके और UPPCL JEE तक के एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग नोट डाउन कर लेना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ग्रे आयरन होता है उसको वेल्ड करते हैं गैस वेल्डिंग से। ग्रे आयरन गैस वेल्डिंग से वेल्ड किया जाता है। बस आपको इतना याद रखना, ग्रे आयरन गैस वेल्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो स्टील रेल होती हैं, स्टील रेल्स वेल्डेड बाई, स्टील रेल्स जो वेल्ड की जाती हैं वो की जाती हैं यहाँ पे थर्मिट वेल्डिंग से।
थर्मिट वेल्डिंग, साथियों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टील रेल किससे वेल्ड की जाती है, वो थर्मिट वेल्डिंग। और एक पूछता है ग्रे आयरन इज वेल्डेड बाई, यानी कि गैस वेल्डिंग। ये 2 क्वेश्चन तो आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसकी PDF किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रिकल गोपाल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आप प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस लिंक पे प्रेस करके जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और साथियों इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो रेगुलर प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।